ये है सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होता है, ये एक तो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। सबसे पहले ये होता है कि बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप अपने आप को वर्थ वाइल नहीं मानेंगे, जब तक आप अपने आप को एक वैल्यू नहीं देंगे, तब तक आप किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटेबल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, किसी भी प्रिपरेशन को शुरू करने से पहले जो बेसिक चीज होती है और आपको हर इंस्टीट्यूट वाले आपको ये बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि आपके अंदर एक तो पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी भी, क्योंकि किसी भी रेस में जाने से पहले सबसे सबसे पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम इस रेस को जीत जाएंगे। तो एक लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है मोस्टली बच्चों में, जिसकी वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाते। अच्छा, दूसरी जो चीज होती है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो है लेक ऑफ क्लियर एम एंड ऑब्जेक्टिव। कि बहुतों का अगर हम वो करें तो उनको क्लियर ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के कहने पर हम फॉर्म भर देते हैं, लेकिन वो जो आपके अंदर से विद इन जो मोटिवेशन जो होना चाहिए, जो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो चीज नहीं होती है। इसकी वजह से आप जो अपने एम है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको आप क्लियर नहीं कर पाते। जब आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन क्लियर नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने एम्स को और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना है। एम्स क्या होता है, हमारा लक्ष्य होता है, हमारा गोल होता है जिसे हमें अचीव करना होता है। अभी हमारा लक्ष्य क्या है, DSSB और ये इससे रिलेटेड जो भी टीचिंग एग्जाम है, ये पेपर फर्स्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन आपको यहाँ कराई जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये बेनिफिशियल है, जितने भी कॉमन पेपर है, ठीक है, सबके लिए, सब में तकरीबन यही सारी चीजें आती हैं। तो अगर आप एक जनरल एटीट्यूड लेके चलते हैं तो सिर्फ न कि DSSB बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। बात समझ में आ रही है? यस यस सर। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, लेक ऑफ कमिटमेंट होता है। कि एक तो होता है कि हम कमिट नहीं कर पाते, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, फिर नहीं आज नहीं कल पढ़ेंगे। देखिए, जब जिस दिन आपने कमिट कर लिया तो उसके बाद से कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, ठीक है। कमिटमेंट का मतलब नो डिले, नो कोई बहाना नहीं। आपको है कि हमें, मैं क्यों सर नॉइस नॉइस हो रहा है और आवाज प्रॉपर नहीं आती है, आखिर क्या वो हेडफोन लगा लीजिए। हेडफोन तो लगा हुआ है, वो हो सकता है तो बैक में हवा चल रही है तेज, उसकी आवाज आती है। ठीक है, ठीक है। एक तो जो थर्ड वन जो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होता है, लेक ऑफ कमिटमेंट होता है। अच्छा, लेक ऑफ कमिटमेंट ये सबको पता है, क्योंकि बहुत सारे, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिनका कमिटमेंट ही नहीं होता कि हम ये कुछ करेंगे, लेकिन हाँ एग्जाम में अपेयर हो जाते हैं और वो चूंकि उनका कमिटमेंट नहीं होता, इस वजह से वो अपना जो वो होता है एक्सक्यूज होता है, किसी और पर थोपते हैं कि हमने वहाँ पर तैयारी सही नहीं की, वहाँ पर हमें सही गाइडेंस नहीं दिया गया। नहीं, उसकी कोई वो नहीं है, उसमें कि आपके अंदर कमिटमेंट की कमी थी। अगर आपने कमिट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कोई और दूसरा काम करना ही नहीं है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जो किसी भी एग्जाम में देखा जाता है वो क्या है, लेक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जो भी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं पढ़ेंगे और ऑलरेडी आपने तैयारी शुरू कर लिया होगा, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती, हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपको देखिए, अभी जब हम जिस जमाने में, ई लर्निंग का जमाना है, हमें जो मटेरियल है बहुत सारे जगहों से मिल जाएंगी, लेकिन क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है? क्या आप जो अचीव करना चाह रहे हैं और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो पा रही है, या फिर जो स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड है क्या वो फुलफिल हो पा रहे हैं? इन सारी चीजों को देखना होता है। क्योंकि ये चीजें नहीं हो पाती, इसलिए मोस्टली बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते। इस वजह से थोड़ा सा इस पर हमें ध्यान देना होगा कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी क्या होगी। जो भी आप पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ज्यादा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो लेकनेस है जो बच्चों में पाई जाती है मोस्टली सक्सेस ना होने में,
या किसी एग्जाम में सेलेक्ट न होने में जो एक सबसे एक इम्पोर्टेंट रीजन होता है, वो जो होता है अंडरस्टैंडिंग होता है अबाउट एग्जामिनेशन पैटर्न। जो भी एग्जाम होते हैं उसकी जो एक पैटर्न होती है, तो उसकी कहीं ना कहीं एक जो सूझबूझ होना चाहिए, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि एग्जाम को आप समझ नहीं पाते। आपको ये हर एग्जाम का अपना एक नेचर होता है। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। तो उस नेचर को समझना जरूरी होता है। वो एग्जाम सिर्फ उस एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, उसका पर्पस क्या है, किस चीजों को टच करेगा, किस चीजों को टच नहीं करेगा। तो हमें क्या होता है कि हमें जो भी किताब हाथ आती है, मार्केट में जाते हैं, कुछ किताबें खरीदते हैं, हम उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हम तो मेहनत तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक स्मार्ट स्टडी जिसे कहे जाते हैं, वो चीज उसमें नहीं आ पाती। वो क्या है कि आप एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं, एग्जामिनेशन जो पैटर्न होते हैं, उसको आप समझ नहीं पाते। ठीक है, तो इस पर भी हमें फोकस करना है ताकि हमारी जो डायरेक्शन है, हमारा जो एक रास्ता है, वो सही जाने जा सके। अच्छा, एग्जामिनेशन पैटर्न की हम बात करें तो देखिए, हर एग्जाम के, हर टेस्ट के और जितने भी होते हैं, सबके अपना अपना एक पैटर्न होता है। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, अगर हम टीचिंग एग्जाम को देखें तो थोड़ा सा अगर वेरिएंट को हटा दे वेरिएंट, लेकिन नियर अबाउट सबका एक ही डायरेक्शन होता है, कॉमन पेपर होता है। अच्छा, कॉमन पेपर क्या होता है? कॉमन पेपर को थोड़ा सा हमें वाइडली लेके चलना है। अगर हम सिर्फ एक एग्जाम तक फोकस करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने अपने एटीट्यूड को बहुत ज्यादा नैरो कर दिया। हम अपने एटीट्यूड को नैरो नहीं करना है, हम अपने एटीट्यूड को ब्रॉड रखना है, ताकि इस एग्जाम के अलावा जितने भी इस तरह के एग्जाम होते हैं, जिसका पैटर्न ये होता है, हम सब में अपेयर हो सके और सब में हमें कामयाबी मिल सके। अच्छा, पैटर्न के मुतालिक थोड़ा सा कोई ध्यान देना होगा, और ये चीज आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। बहुत ज्यादा इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने आप में से अलग अलग किस्में इंस्टीट्यूशन में ओरिएंटेशन ले रखा होगा और इस पर लोगों ने बताया होगा। लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि आजकल के जो एग्जाम होते हैं ना, इसमें आपके नॉलेज को देखा जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी जाती, बहुत कम अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। सिर्फ यूजीसी लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाता है, लेकिन इस लेवल पर जो एग्जाम होते हैं ना, इसमें आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है। और नॉलेज क्या होता है? नॉलेज फैक्ट्स होते हैं, जो पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं, वो होती है, स्पेशल टाइप की स्किल्स होते हैं, इसी को चेक किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि अगर इसको हम देखें, तो किसी भी एग्जाम को देखें तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होता है? आपकी स्पीड, आपके पास नॉलेज भी बेहिसाब है, आप टैलेंटेड है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, स्पीड नहीं है, जो कि बहुतों के साथ होता है। सब चीज होती है, स्पीड नहीं होती है, तो फिर आप एग्जाम में सक्सेस आपका नहीं हो सकता। तो अभी क्या होता है? स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एग्जाम में, आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो जाइए, अगर आपका पुअर टाइम मैनेजमेंट है, आप सक्सेस। बात समझ में आ रही है? तो टाइम को मैनेज करना, ये भी एक तरह की स्पेशल एबिलिटी होती है, जो बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है। आपने बहुतों को सुना होगा, भाई वो उसने तो पढ़ा ही नहीं है ना, उसके अंदर ये नॉलेज है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो गया। नहीं, एग्जाम जो होता है ना, ये एग्जाम ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट होता है। आपको टाइम को मैनेज करना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम DSSB का एग्जाम लें, तो DSSB आपको पता होगा इसमें दो पेपर होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट पेपर होता है, एक कॉमन पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर के होते हैं। टोटल कितने नंबर हो गए आपके? 200 नंबर हो गए, 200 हो गए। अच्छा, टाइम आपको कितना मिलता है? 4 घंटे। 4 घंटे नहीं, एक पेपर के 2 घंटे। 3 hours ओनली। आपको आपको सिर्फ मतलब आप समझ के लीजिए कि आपको उसी में 2.5 घंटा लेके चले। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें आपके सारे इसको क्वेश्चन को, तो आपको एक क्वेश्चन सिर्फ 33 सेकंड में फुलफिल करने हैं। कितने सेकंड में? 36 सेकंड में। हाँ, 30 सेकंड में। मतलब आपको एक क्वेश्चन पर सिर्फ 30 सेकंड देना है। तो अब ये आपके लिए बहुत चैलेंजेस होता है। अब ये जान से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, जो एग्जामिनेशन बॉडी जो कंडक्ट कराती है ना, इनको बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान देना होता है। और जाहिर सी बात है, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो जान से ऐसा पैटर्न रखते हैं, जान से ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन रखते हैं जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाए, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है।
फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन होते हैं, या फिर पैराग्राफ वाले होते हैं। तो ये पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के ये वो क्वेश्चन होते हैं जो वन आइज में नहीं होते। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हमने एक बार देखा और हमने टिक लगा दिया 5 सेकंड 10 सेकंड, लेकिन क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो आपको कम से कम 2 बार रीडिंग करनी होती है। 2 बार रीडिंग करने का मतलब ये है कि आपको 40 सेकंड देना होगा, और 40 सेकंड का मतलब ये है कि आपके अगर आप 40 सेकंड के हिसाब से जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ आपका 20 से 30 क्वेश्चन आपका रह जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें किस चीज को फोकस करना होगा? प्रैक्टिस पे करना होगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नॉट कोई इसका कोई दूसरा शॉर्टकट मेथड नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़े और हम समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में एग्जाम में सबसे पहले आपको स्पीड देखी जाती है, और स्पीड आपकी प्रैक्टिस है कि आपको टाइम को मैनेज करना होता है। अच्छा, अगर आप DSSB के देखें तो DSSB में फर्स्ट पेपर आपको 50% है तो आपका इनफ है, लेकिन 100% तो कोई ला नहीं पाता है ना, लेकिन मैक्सिमम लोगों की कोशिश होती है कि आप 60 के आसपास में रहें। तो अब आपको करना क्या है? अब आपको करना यह है कि अगर यहाँ पर 5 सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर में कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट है। इस 5 सब्जेक्ट में आपको देखिए, इसमें इंग्लिश है वो 20 नंबर के हैं, हिंदी है 20 नंबर की है, रीजनिंग है वो भी 20 नंबर है, 60 हो गए, जीके वो भी 20 नंबर है, 80 हो गए, फिर आपकी वो जो आपकी मैथमेटिक्स है वो भी 20 नंबर। अब आपको टाइम को मैनेज करना होगा, यानी कि 100 नंबर के क्वेश्चन है और आपको टाइम इसमें कितना देना है? आपको इसमें हार्डली जो टाइम देना है वो 60 से 70 मिनट देना है, बस उससे भी ज्यादा होना है, 50 से 60 मिनट। इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना टाइम देना है? 50 से 60 मिनट, यानी कि आपको सिर्फ 1 घंटे इस पर टाइम देना है, क्योंकि आपका वाजे रहे कि आपका मेन सब्जेक्ट जो है ना वो अभी बाकी है। तो मेन सब्जेक्ट के लिए टाइम को मैनेज करके रखना। अब आपको इसी में कहीं ना कहीं देखिए, हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और इसकी वीकनेसेस होती है, तो इस स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के एतबार से आपको टाइम को अलॉट करने होंगे। फॉर एग्जांपल, हिंदी में मुझे कितना टाइम देना है? अगर टाइम आपका एक्सीड कर रहा है ना, फिर आप उसे छोड़ दीजिए। आपको इंग्लिश में कितना टाइम देना है, या आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के एतबार से हर एक का टाइम बना लीजिए। बात समझ में आ रही है? जी। तो अगर जैसे बहुत सारे बच्चों का एक मैथ फोबिया होता है, तो मैथ फोबिया मतलब ये है कि अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं है, बहुत ज्यादा हम मैथ में एडवांस नहीं है, तो इसका मतलब ये है मैथ को करने के लिए हमें, है ना, जो बहुत ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं आते, उनको कम से कम 40 से 50 सेकंड चाहिए। ठीक है, तो अब इनको अगर ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कितने मिनट चले गए इनके? तकरीबन 22 मिनट चले गए, है कि नहीं? बताइए। जी जी भाई। ये सारे लोगों तक आवाज मेरी प्रॉपर पहुंच रही है? पहुंच रही है सर। पहुंच रहे हैं। बोल। ठीक है, तो लेकिन लोग सुबह सुबह पहला सो के उठ के आए जी ना, सर पहुंच रही है। थके हुए हैं, तो ये चीज क्या होता है कि अगर उसको सॉल्व कर जाए तो हमारा 20 मिनट चला गया। आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि मैथ में, क्योंकि मैथ मेरा वीक पॉइंट है, इसलिए आपको इतने ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सुपरफिशियली आपका जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा फोकस कीजिए, जितना कम फोकस कीजिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आपको 100% अचीव नहीं करना होता है, कुछ करा भी नहीं सकता, एक्सेप्शनल। ठीक है, तो ये सारी चीज होती है, इस पर ध्यान देना होता है। अच्छा, एक चीज और है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आपको मोस्टली आपको नहीं बताया जा रहा, ठीक, और आप समझ नहीं पाते, वो है इंटेलिजेंस का खेल है। जितने भी एग्जाम होते हैं ना, वो आपकी इंटेलिजेंस को देखते हैं कि आप कितने इंटेलेक्चुअल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, और ये इंटेलिजेंस क्या होता है? क्योंकि अभी हम और आप क्या है ना, हमें तो अपनी एबिलिटी तो पता ही नहीं है ना, हु एम आई, मैं कौन हूँ, हमें तो पता ही नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी और हमारी वीकनेसेस क्या है। हम PhD कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, लेकिन हम अपनी वीकनेसेस को नहीं पहचान पाते, हम अपने स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते। ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ना पहचान पाने का ये होता है कि हम अपनी मंजिल को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्या है? अपने स्ट्रेंथ को देखना, और ये क्या, ये आपकी इंटेलिजेंस बताएगी। इंटेलिजेंस होता है क्या है?
ये एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी एक पार्टिकुलर जो विशेष प्रकार की जो एक समस्या होती है उसको सॉल्व करना, इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। किसी चीज को, नई चीज को सीखना, ये सब इंटेलिजेंस के डिफिनेशन में आते हैं। इंटेलिजेंस एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन आप क्या सोचेंगे बोल कि रहे भाई हैं एग्जाम में इंटेलिजेंस का क्या रोल है? भाई इसी का रोल है, क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न को एनालाइज करें, देखें, हाँ, इसमें दो तरह के इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, ठीक है, ये हटेगी तब कौन हम कौन से? पूछेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होता है और एक हाँ, हाँ, कैरेक्टराइज इंटेलिजेंस होता है। जी, और आपके जितने भी एग्जाम होते हैं ना, इसमें हाँ, कोशिश हो जाती है इन्हीं दो इंटेलिजेंस पर हाँ, बेस्ड जैसे क्वेश्चन ये बनते हैं। प्रेजेंटेशन बड़ा है ना, क्योंकि देखिए, वैसे ही क्वेश्चन आपका या तो रीजनिंग से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन या तो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन या तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कैमरे रिलेटेड की होगा, स्क्रीन समझ, क्वेश्चन या तो कैमरे की डेटा स्क्रीन शेयर इंटरप्रिटेशन से करेंगे। होगा, क्वेश्चन या तो रिलेशनशिप बिटवीन टू कोड है वेरिएबल्स, ना आपके इसको पास? फाइंड आउट करने से रिलेटेड होगा। तो बात समझ बोर्ड में आ रही पे है? क्या लगाएंगे? कैमरा, जी जी डायरेक्ट जी जी। नहीं, तो फिर उसमें समझ में आ स्क्रीन रहा क्या है? शेयर तो करना है? एग्जाम डायरेक्टली में आप दो तरह के खींचेंगे, पिन क्वेश्चन कर पूछे दूंगा जाते मैं। हैं। कितने तरीके आप के? पिन कर लीजिए, पिन कर दो लीजिएगा। तरीके से। दो। दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जी, क्वेश्चन ये होता है, जी, एक तरह के क्वेश्चन ये होता है जिसका फोकस ये होता है कि ये चेक किया जाता है कि आप किसी आप भी समस्या कर को, सकते किसी हैं, प्रॉब्लम को और कैसे सॉल्व इसमें कर असल में पाते हैं। जूम ये में सब मैथमेटिक्स, होता है, ये तो रीजनिंग, ये खुद आप पिन कर किसी लीजिएगा वेरिएबल्स होते हैं उसको स्क्रीन कैसे पे। फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपका मुझे पैराग्राफ हो सकते हैं। तो ये सब जो चेक की जाती है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आता है। बात समझ में आ रही है? यस। जी। फ्लूइड, फ्लूइड में क्या होता है? फ्लूइड लिक्विड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिक्विड को कहा जाता है। और लिक्विड क्या होती है? लिक्विड ये होती है जो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाए, यही होता है। हम्म। फ्लेक्सिबल होता है। हम्म? जी। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, कैपेसिटी टू थिंक स्पीडली, मतलब आप कितना तेजी से किसी चीज को समझ पाते हैं, कितना तेजी से किसी चीज को सोच पाते हैं। ठीक है, रीजन फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल, मतलब आपकी जो रीजनिंग है, आपके जो थिंकिंग पावर है, इसमें कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपकी थिंकिंग पावर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इंटीग्रेशन बोलते हैं कॉमन इसमें, कि आपके अंदर जो इंटीग्रेशन की जो पावर है ना, वो आपके अंदर है कि नहीं। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन में ये होता है कि आपने जो पहले पढ़ा इसको कहीं और ज्यादा अप्लाई करना, उसको उसमें मिला देना। इंटीग्रेशन अलग अलग तरीके का होता है, आपको मतलब ये क्लास चलती रहेगी, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको यहाँ पे ये समझना, फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड होता है, रीजनिंग आपका कॉम्पिटिशन होता है। बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा, उसके बाद से जो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पे बेस्ड होते हैं। क्रिस्टलाइज, साफ शफाफ को कहा जाता है। बिल्लो मतलब जो बहुत चमकीला होता है, शीशा, है ना। तो ये जो इंटेलिजेंस होती है ना, इस इंटेलिजेंस में हम पास्ट जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होता है, जो पीरियड नॉलेज होता है, उसको चेक किया जाता है। यानी कि पास्ट में क्या हुआ, तो इसके अंदर आपकी स्टैटिक नॉलेज आती है। इसके अंदर आपकी जो आपने पहले से जो नॉलेज ले रखी है उसको चेक करने के लिए, नॉलेज को चेक करने के लिए, स्किल्स को चेक करने के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। तो कहने का पर्पज ये है कि अगर एग्जाम पैटर्न को देखें तो वो एग्जाम पैटर्न कहीं ना कहीं इन दो इंटेलिजेंस पर फोकस करता है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज में क्या होता है? या तो वो हमें नॉलेज के बारे में पूछेगा। अब नॉलेज में क्या आता है? आपका पूरा जीके है ना, आप, है ना, ये आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, जो कि जी शहबा, जमशेद सर, आर यू देयर? प्रोजेक्ट। टेक्निकल इशू।
जमशेद सर, आर यू देयर? पर्सनल मैसेज कीजिए अमन भाई। हाँ, क्या हुआ? नहीं भाई, आप कैसे डिस्कनेक्ट हो? आइए आइए, फौरन आइए। लिंक पे क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक। टाइम कैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा? He is coming. Yes sir, share your screen. Share your screen sir. हेलो जी, आवाज आ रही है? Yes yes. यस। ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, तो जब यहाँ तक बात समझ में आ गई, हमने ये भी समझ लिया कि एग्जाम में सिलेक्शन ना होने के बेसिक रीजन क्या है। वो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, लेक ऑफ कमिटमेंट होता है, लेक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, हम अपने सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते। लेक ऑफ एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, एग्जाम के एग्जामिनेशन के जो पैटर्न होते हैं उसको कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते। और फिर दूसरी चीज मैंने जो लास्ट में बताया था वो क्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली दो तरह के इंटेलिजेंस पर बेस्ड होते हैं, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस और क्लूज इंटेलिजेंस। इन सारी चीजों को ध्यान में रखें और उसके बाद से जो हमारा जो मेन टॉपिक है जिसको हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारा शुरू होता है, वो है जीके। ठीक है, देखिए हम में से बहुत सारे लोगों ने जीके के बारे में, जीके होता क्या है और अपनी एक कहीं ना कहीं उनका एक माइंड होगा, उनका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा कि जीके क्या होता है। जीके के बारे में बेसिकली एक कंफ्यूजन ये होता है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यही होता है। यस सर, यस सर, बहुत ब्रॉड है सब्जेक्ट। हाँ, अब चूंकि बहुत ब्रॉड है और अब जीके क्या होता है, जी जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, अब हर वो चीज जो नॉलेज होती है वो जनरली है, क्योंकि स्पेशल टाइप जो नॉलेज होते हैं ना, अगर स्पेशल टाइप जो नॉलेज है तो वो स्पेशल सब्जेक्ट बन जाते हैं, जैसे कि ठीक है। अब जो नॉलेज जनरल, अब इसको मैं आगे डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा ताकि एक बार जीके का कॉन्सेप्ट आपको डेवलप हो जाए तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जीके में हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हर सब्जेक्ट में होते हैं, उस टर्म को समझना होता है। जब तक उस टर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये होगा कि ये कंफ्यूजन हमारा बना रहेगा। इस वजह से थोड़ा सा हमें इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जीके होता क्या है। देखिए इसमें दो वर्ड है, अगर आप देखें, एक जनरल और एक है नॉलेज। जनरल मीन्स क्या होता है, ब्रॉड, कॉमन, यूनिवर्सल, यही होता है। यस यस। ठीक है, नॉलेज मीन्स क्या होता है, नॉलेज के बहुत सारे डिफिनेशन है, बहुत सारे डिफिनेशन है, इतना कि हम उसको कई घंटों में नॉलेज के डिफिनेशन को हम समझ नहीं कर सकते। सिंपली समझिए, नॉलेज क्या होता है, एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स, है ना, रिक्वायर्ड टू अक्वायर थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, वो नॉलेज है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, नॉलेज क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो एक टेक्निकल डिबेट है, उसको छोड़िए। मतलब ये होता है कि जिसको आपने थ्रू एक्सपीरियंस या थ्रू थ्रू एक्सपेरिमेंट अगर आपने गेन किया है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज बोलते हैं। एक्सपीरियंस मतलब करके
पढ़ के, ठीक है, इस तरह से अगर आपने किसी चीज को सीखा है, अक्वायर किया है, या फिर आपने प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके सीखा है, उससे नॉलेज के अंदर आती है। तो इस एतबार से अगर हम जीके का मतलब निकालें, जीके का मतलब क्या होगा? जीके का मतलब ये होगा एन इंफॉर्मेशन ऑन मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट। आप सारे लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? जी जी नजर है। यस सर, देख रहे हैं। एन इंफॉर्मेशन ऑन मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट दैट यू कलेक्ट ग्रेजुअली। मतलब जीके आपको, अब यहाँ पर ग्रेजुअली वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जीके आपको अचानक आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ग्रेजुअली आता है, बहुत स्लो प्रोसेस में होता है। और ग्रेजुअली का मतलब ये होता है कि ये आपके अंदर डेवलप हो जाता है और आपको पता नहीं चलता। ग्रेजुअल किससे बोलते हैं? ग्रेजुअल का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस में होता है और आप इसे देख नहीं पाते। तो ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। आप कलेक्ट करते हैं किससे? फ्रॉम रीडिंग, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड एक्सेट्रा। और इसके अलावा दूसरी चीजों से आप जो कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जनरल नॉलेज। दूसरी डिफिनेशन क्या है? कि इट इज अ कल्चरली वैल्यूड नॉलेज। अब यहाँ पर कल्चर को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जीके का संबंध कल्चर से बहुत गहरा संबंध है। कल्चर वर्ड आपने सुना है? जी जी सर सुने। सकाफत। कल्चर क्या होता है? जिसको हिंदी में संस्कृति बोलते हैं, उर्दू में तहजीब बोलते हैं। जी जी सर सकाफत बोलते हैं। बोला यार सर। मतलब सुना है ना? यही चीज होती है जब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना, तो आपको लगता है कि हाँ सुना तो है, जानते भी हैं, लेकिन आप बता नहीं पाते। ठीक है, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट में होता है। ये जाना जाना सा लगता है लेकिन आप उसे बता नहीं पाते। ठीक है, तो कल्चर का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपीरियंस दैट वी गेन आवर एंसेस्टर्स। हम अपने पूर्वजों से जितनी भी चीज गेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आसान शब्दों में कल्चर बोलते हैं। हम अपने आबा व अजदाद से वर्षे में जितनी भी चीज प्राप्त करते हैं वो सब कल्चर होता है। और इसकी दो किस्में होती हैं, मटेरियल कल्चर होता है और नॉन मटेरियल कल्चर होता है। और आपका पूरा जीके यही है, उसका संबंध मटेरियल कल्चर से होगा। मटेरियल कल्चर की बात करें तो हमारा ड्रेस, फोक डांस, खान पान, जो हम जो खाते हैं, ठीक है, हमारे जो आर्किटेक्चर है, हमारी जो बिल्डिंग की जो डिजाइन है, ठीक है, ये सब आपके मटेरियल कल्चर में होता है। अपने आप को क्या चीज? सर कंटिन्यू कीजिए आप। दिलदार साहब आप और नॉन मटेरियल क्या होता है? नॉन मटेरियल ये होता है कि जैसे जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो आइडियाज होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, ठीक है, इस तरह की जो नॉलेज होती है, ये सब आपकी नॉन मटेरियल कल्चर में। तो जो जीके है, जीके का मोस्टली पार्ट आपका कल्चर है। तो इस वजह से इसे क्या बोला गया? इट इज अ कल्चरली वैल्यूड नॉलेज। देखिए, नॉलेज बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सारे नॉलेज को जीके में काउंट नहीं करते। उसी नॉलेज को जीके में काउंट करते हैं जो वैल्यूड होती है। वैल्यूड का मतलब क्या होता है? थिंग्स दैट हैज देयर ऑन इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, जिसकी अपनी कोई कीमत होती है, जिसका अपना कोई वर्थ होता है, तभी तो उसको हम बोलेंगे भाई उसकी अपनी एक महत्व है। तो जब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती, जब तक उसका कोई कदर कीमत नहीं होता, वो वैल्यू नहीं होता। अब वैल्यूड क्या होता है? वैल्यूड जो होता है जो शेयर्ड होता है। शेयर्ड का मतलब ये होता है जिसको हम शेयर्ड कल्चर बोलते हैं। हर एक के नजदीक, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके नजदीक उसकी कदर कीमत है तो किसी और के नजदीक नहीं। मतलब शेयर्ड वैल्यूज जिसे हम बोला जाता है, शेयर्ड वैल्यूज, जिसका मतलब ये है कि हर एक के नजदीक उसकी महत्व है, हर एक उसकी इंपोर्टेंस को सराहता हो, ठीक है, इसको कहा जाता है। तो कल्चरली वैल्यूड नॉलेज, ठीक है, कम्युनिकेटेड बाय, कम्युनिकेटेड मतलब आपने से प्राप्त किया किससे? ए रेंज ऑफ नॉन स्पेशलिस्ट मीडिया। मतलब हम इसे पढ़कर, सुनकर, देखकर, अलग अलग तरीकों से इसको हम प्राप्त करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीके हम बोलते हैं। अब जीके क्या होता है? अभी जो मैंने बताया, जीके इट इज ए इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। बात आ गई। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का मतलब होता है, जीके में पूछा जाता है भाई कौन कहाँ कब पैदा हुआ, है ना, किसने क्या बनाया, ठीक है, टेलीविजन सबसे पहले किसने बनाया, ठीक है। तो जहां पर फैक्ट बेस्ड जो चीजें होती हैं, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे जो पूछा जाता है, ठीक है, ये सब आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में एसोसिएटेड विद जनरल इंटेलिजेंस, जिसका संबंध किससे? जनरल इंटेलिजेंस है। और जनरल इंटेलिजेंस को मैंने आपको बताया कि एबिलिटी टू थिंक,
एबिलिटी टू रिकॉल, एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू नो, एबिलिटी टू लर्न, ये जितनी भी चीज होती है ना आपकी सिर्फ जनरल इंटेलिजेंस की बात होती है। यहाँ तक क्लियर है? यस। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्योंकि देखिए जीके की क्लास को शुरू करने से पहले इसका एक आउटलाइन जानना जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा जीके का कॉन्सेप्ट बताया। अब इससे क्या होता है कि हर सब्जेक्ट की तरह जीके में कि कुछ रिलेटेड टर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग की बात करें तो टीचिंग से रिलेटेड लर्निंग होती है, टीचिंग से रिलेटेड पेडागोजी होती है, टीचिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शनेशन होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है। उसी तरीके से जीके से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, करंट अफेयर्स भी इसी का पार्ट होता है, जनरल अवेयरनेस भी इसी का पार्ट होता है, जनरल नॉलेज भी इसी का पार्ट है, हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। अब इसको कैटेगराइज करना, इसको अलग अलग चीजों में बांटना ये मुश्किल है। और किसी भी राइटर की किताब के जीके को उठा लें तो आप उसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगे जीके की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको एक तय सीमा के अंदर बांधना, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रही है कि आपको एक ऐसा एक आउटलाइन दिया जाए कि एक ऐसी बाउंड्री जिसको स्कोप बोलते हैं कि इस बीएसएसबी का जो एग्जाम होता है और जो कॉमन पेपर होते हैं उसका एक स्कोप क्या है, मतलब स्कोप किसको बोलते हैं, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज। एक ऐसी बाउंड्रीज, एक ऐसा आउटलाइन तैयार कर देना कि अब जो भी आपको करना है ना विद इन बाउंड्री आपको करना है, इससे ज्यादा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर और इसमें एक चीज और बताऊं कि जब आपको जीके पढ़ाया जा रहा है मतलब आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं, अब मैंने आपको बताया था ना कि रसलाइज्ड इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज क्या होता है, हिमालय की ऊंचाई कितनी है, बेसिक नॉलेज है, समझ में आ रही है। अकबर, हाँ अकबर कब पैदा हुआ, बेसिक नॉलेज है। पानीपत की लड़ाई कब हुई, बेसिक नॉलेज है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नॉलेज नहीं दी जाती, बेसिक नॉलेज दी जाती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए आपको इतना ही मेहनत करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक चीजों को जानना है, तो अब आपको आधा जो आपका टेंशन है आपका यही खत्म हो जाएगा। 1857 की फॉर एग्जाम्पल जो रिवोल्ट है, भाई क्यों हुआ, क्या हुआ, मतलब कितने लीडर थे, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि 1857 जंग हुई थी, इसका एक्चुअल डेट क्या है, ठीक है, इसमें लीडर कौन कौन थे, बस बात खत्म। क्या रीजन थे इससे हमें मतलब नहीं है, इसका आउटपुट क्या हुआ इसमें मतलब नहीं है। ये पढ़ना इससे आपको देना है, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्या आपसे अवेयर है कि नहीं, यहाँ पर आपकी अवेयरनेस को देखी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर हम अवेयरनेस की बात करें, जनरल के जीके की बात करें, तो यहाँ पर बस अवेयरनेस लेवल पर आपको तैयारी करनी है। अवेयरनेस क्या होता है? बेदारी। बेदारी, वही तो पूछ रहा हूँ, बेदारी क्या होती है? आपने उर्दू में बता दिया। इसके मुतालिक कुछ ना कुछ जानना, समझना। स्टेट ऑफ बीइंग एक्टिवनेस। एक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आप हर वक्त जागरूक की हालत में हो, मतलब कॉन्शियस माइंड में हो, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड में ना हो। बीइंग एक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आप हर वक्त एक्टिव रहे। किस चीज के लिए? टू नो समथिंग, टू लर्न समथिंग, किसी चीज को जानने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही है। तो इस आधार पर अगर हम जो पिछले कई सालों से जो क्वेश्चन और अलग अलग जो टीचिंग एग्जाम हैं जो क्वेश्चन पूछे गए, जिसको अगर थोड़ा सा सामने रखे हैं, तो जो मुझे बेहतर लगा, ठीक है, वो ये है कि इसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितने? 3 ब्रॉड कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में क्या होता है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो नॉलेज होती है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको आगे बताएगा आएगा, जो इसमें मैंने मेंशन किया है कि किन किन चीजों को इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जनरल स्टडीज। इसमें आपकी हिस्ट्री आएगी, इसमें आपकी जियोग्राफी आएगी, इसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस आ जाएगा, इसमें आपका इकोनॉमिक आ जाएगा, इसमें आपका जनरल साइंस आएगा, इसमें आपका कंप्यूटर आएगा, ठीक है। 5-6 सब्जेक्ट इसमें आएंगे।
और फिर आप घबराए नहीं कि हमें इतनी सारी चीजों को पढ़ना है। नहीं, मैंने आपको फिर बताया कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं जाना है, हमें एप्लीकेशन लेवल पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ नॉलेज लेवल पर रहना है। और नॉलेज लेवल का मतलब क्या होता है, बस किसी चीज के बारे में पता चल जाए, इनफ है। बात समझ में आ रही है? जी अच्छा, दूसरा जो होता है, दूसरा क्या होता है जिसको हम बेसिक जीके बोलते हैं, और इसी को स्टैटिक जीके भी बोला जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जब हम स्टैटिक जीके बोलते हैं ना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। जनरल अवेयरनेस को हटाते हैं तो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, उर्दू में से मुंजमद कहते हैं, स्टैगनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। स्टैटिक मतलब स्टैगनेंट, उसमें प्रोग्रेसिव ना हो, डेवलपमेंट ना हो। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के अपोजिट में आता है। करंट अफेयर में क्या होता है कि आपके आसपास जो चीजें घट रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो नई नई चीजें रोजाना आ रही है। ठीक है, इसलिए इसे करंट बोला जाता है। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट अराउंड अस, हमारे आसपास में जो रिसेंट डेवलपमेंट होती है ना, ये करंट अफेयर। लेकिन पास्ट में जो हो चुका है ना, वो स्टैटिक हो गया। अब उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी, वो जितना था है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? जी यार। और जो लास्ट बट नॉट लिस्ट जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस। तो ये सारी चीजें होती क्या है, इन चीजों को हमें देखना है। क्लियर है? जी ठीक है, अब थोड़ा सा हम अपने एक आउटलाइन को देख लें, ताकि जो मैंने बताया था ना कि लेक ऑफ जो आपकी जो एम्स एंड अंडरस्टैंडिंग होती है ना, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्लियर एम्स करना क्या है, तो बस इस बात की कोशिश की गई है कि आपको एक आउटलाइन दिया जाए, उस आउटलाइन के अंदर आपको मेहनत करना है। अब एक चीज और आपको समझ लीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको गाइडेंस दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपको एक डायरेक्शन दिया जाएगा, बाकी मेहनत आपको करना है कि नहीं? जी बिल्कुल। मटेरियल दिया जाएगा कि नहीं सर? मटेरियल देखिए जहां तक बात मटेरियल की है, ये इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। ठीक है, ये बाद में डिसाइड होगा कि देख, मटेरियल बनाने में एक तो रिसोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट जो किताबें वगैरह है ना, आपको गाइड कर दिया जाएगा, और जितने मटेरियल डेवलप होंगे ना, आपको शेयर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है, अगर हम मटेरियल बनाते हैं तो इसमें रिसोर्स की जरूरत होती है, इसमें थोड़ा सा टाइम की जरूरत होती है। अभी इस जमाने में हर एक के पास थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो जितना मटेरियल होगा वो आपसे शेयर किया जाएगा, आप इसके लिए बेफिक्र रहें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो आपको हार्ड वर्किंग करनी है, इससे बेहतर कोई और दूसरी चीज नहीं है। बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। और आपको ये बताया जाएगा कि सही किताब कौन सी, किस चीज के लिए सही किताब कौन सी है। ठीक है, आप उस किताब पर किसी, आप देखिए अलग अलग कोचिंग में जाइएगा, अलग अलग यूट्यूब देखिए, इससे वो नहीं है। लेकिन ये है कि आप किसी भी एक जगह पर्टिकुलर रहिए ना, तब आपको रिजल्ट आएगा। एक दो दिन में रिजल्ट नहीं आता है, हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता है, एक दो हफ्ते में तो आपका माइंड बनता है। और जीके जैसे सब्जेक्ट के लिए माइंड बनने में आपको 2 से 3 दिन लग जाता है। तो जब तक माइंड नहीं बनेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं आएगी, और एक हफ्ते बाद बोलिएगा तो मजा नहीं आ रहा है। तो आपको अगर रियली चाहते हैं कि आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आए, चाशनी आए, स्वीटनेस आए, फिर आपको टाइम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि जो कुर्बानियां होती है ना, जो सक्सेस होते हैं ना, सक्सेस रिक्वायर्ड सेक्रीफाइस। जो कामयाबी होती है ना, कामयाबी के लिए क्या चाहिए? कुर्बानी चाहिए। कुर्बानी किस चीज की? टाइम की। कुर्बानी किस चीज की? एनर्जी की। बात समझ में आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा अभी इस लेवल पर देखें तो थोड़ा हम मेच्योर है। मेच्योर का मतलब हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि चीजों को समझ सके। बस प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है सही गाइडेंस नहीं मिलता है। आप बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पर आपको मटेरियल तो दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देखिए कितने लोगों का सिलेक्शन हो पाता है? बहुत कम लोगों का होता है। रीजन क्या है? रीजन यही होती है कि हमारी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो डेवलप नहीं हो पाती। और फोकस कहाँ पर है? फोकस इस जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा फोकस ये है कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ठीक है, एक बहुत बड़े फिलोसोफर है, उनका ये कहना है कि टीचर क्या होता है? टीचर वो होता है वो मेक देयर स्टूडेंट एज ए इंडिपेंडेंट थिंकर। वो अपने स्टूडेंट को एक आजाद सोचने वाला बना दे।
अगर वो आपको पूरी जिंदगी पढ़ाता रहे और आप टीचर पर डिपेंड रहे तो ये आपकी सक्सेस नहीं रहा। टीचर वो होता है जो आपको आजाद सोचने वाला बना दे, आपको इस लायक बना दे कि आप अपनी चीजों को खुद से सॉल्व कर सकें, आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और ये चीज होती है, ये लॉन्ग टर्म होती है। बात समझ में आ रही है? जी आ रही। तो थोड़ा सा माइंड को यूज कीजिए, मोटिवेटेड रहिए, ठीक है, जितना ज्यादा आप अपने आप से मोटिवेटेड। और एक चीज मैं बताया, सक्सेस कम फ्रॉम विद इन। जो कामयाबी होती है ना, ये अंदर से निकलती है, बाहर से नहीं आती। बाहर से कोई कुछ भी आपके ऊपर ला के दे दे, नहीं होती। जब तक आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, सेल्फ इंटरेस्ट आपके अंदर नहीं होगा, हार्ड वर्किंग नहीं होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है, कुछ फायदा नहीं सारी चीजों का। आपकी अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही है, कुछ फायदा नहीं है हार्ड वर्किंग, ठीक है। किताबों से जूझिए, टू बी ऑनेस्ट, किताबों से जूझिए, किताबों से लड़िए, और ये वो चीज है जो आपको आगे ले जाएगी, ठीक है। कंफर्ट जो जोन होता है ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो थोड़ा सा देखने की, समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए इसको 3 भाग में बांटा जाता है: एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। बहुत सारे लोगों ने समझ रखा होगा, सुन रखा होगा। एंशिएंट इंडिया में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो प्री हिस्ट्रिक फेज। प्री हिस्ट्रिक फेज आपको 1 से 2 पेज में आपको मतलब, और इसके लिए आधा घंटा इनफ है। मैं आपको जब ये सारी चीजें शुरू होंगी आपको एहसास होगा ये कुछ भी नहीं है। तो आप इसके लिए टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए कि हमें इतना सारा पढ़ना है। बहुत बेसिक नॉलेज इसमें देने की कोशिश की जाती है, ठीक है। कि प्री हिस्ट्रिक फेज, जिसको हम क्लासिकल टर्म में बिफोर डेट भी बोलते हैं, मतलब तारीख से पहले, ठीक है। और ये बिफोर बीसी की जो बात होती है ना, हजरत ईसा की पैदाइश से पहले का जो जमाना होता है, इसको हम प्री हिस्ट्रिक फेज कहते हैं। हिस्ट्री वाला जो फेज होता है ये एडी से शुरू होता है। तो प्री हिस्ट्रिक फेज तो सारी चीजें होती हैं। इसमें स्टोन एज आता है। अब स्टोन एज में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट कल्चर है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, उसको हमें पढ़ना है बस। उसके बाद डिफरेंट सिविलाइजेशन आता है। इसमें भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये पढ़ना है इसका उदय कब हुआ, डिक्लाइन कब हुआ, ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या थी। टाउन जो है ना, प्लानिंग इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जो इन्होंने, इनकी जो स्पेशलाइजेशन था उसी में फोकस करना है। और ऐसे ही हम देखें वैदिक एंड लेटर वैदिक। वैदिक में हमें क्या देखना है, 4 तरह के वेद होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब ये ऋग्वेद में किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है, इसमें कितने मंत्र हैं। यजुर्वेद में किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है, पोएम में है या प्रोज है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो गॉड्स है, देवी जो देवता हैं, ये कौन कौन से, इतना ही हमें करना है। वरना अगर हम सिर्फ इसी को पढ़ने बैठ जाए तो पूरे साल ना काफी है इन सारी चीजों को समझने के लिए। ऐसे लेटर वैदिक वेद, लेटर वैदिक का मतलब जो होता है कि जो 3 वेद होते हैं ऋग्वेद के अलावा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसको हम लेटर वैदिक एज कहते हैं, ठीक है। और इस जमाने के जो कल्चर है, हमें थोड़ा सा बहुत ही सुपरफिशियली, बहुत ही मतलब सिंपल चीजों को हमें इसमें समझना है। उसके अलावा उसके बाद जब यहाँ तक हम आ जाते हैं, फिर हमारा रिलीजियस मूवमेंट आ जाता है। अब रिलीजियस मूवमेंट में अगर हम देंगे 6th सेंचुरी बीसी, यानी कि ईसा की पैदाइश के 500 साल 600 साल पहले हम देखते हैं, तो उस जमाने में कुछ रिवोल्यूशन हुए थे। किस चीज का रिवोल्यूशन? रिलीजियस रिवोल्यूशन हुआ था, जिसमें आपको गौतम बुद्ध को पढ़ना है, महावीर को पढ़ना है, और एक अजीविका एक आता है, उसको हमें पढ़ना है। इसमें भी बहुत ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ पैदाइश हुई, और इनसे रिलेटेड जो सिंबल्स है उसको हमें देखना है, उनके जो मेन तालीमात है उसे हमें देखना है। बात समझ में आ रही है? सेम चीज जैनिज्म में होगा। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल। ठीक है। उसके बाद से फिर हम आते हैं एज ऑफ एम्पायर्स में आते हैं। एम्पायर्स का मतलब होता है जब सल्तनतें बननी शुरू हो गई थी। अब जब एज ऑफ एम्पायर में आते हैं तो अब यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल डायनेस्टी है, और उस डायनेस्टी में सबको नहीं पढ़ना है। जो स्पेशल किंग होते हैं, जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया अपने जमाने में, उसी को हम पढ़ना है। सबसे पहले जो हरियांका डायनेस्टी है, इसमें 2 राजा बहुत पॉपुलर है। एक बिंबिसार आता है और एक अजातशत्रु आता है, और एक उसमें और हम आगे जाए तो एक उदयन आता है, जिन्होंने पटना शहर की बुनियाद रखी। पटना शहर की बुनियाद अजातशत्रु के पीरियड में आ गया था, जिसको हम मगध कहते हैं। तो मगध एक उस जमाने में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मगध के बारे में दी जाएगी, ताकि एग्जाम में अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं में, ये मगध और मगध से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे। उसके बाद
जो इंडिया में पहली बार जो एक पावरफुल जो एम्पायर कायम होती है जिसको नंदा डायनेस्टी बोलते हैं। नंदा एक खानदान हुआ करता था। अलेक्जेंडर ने इंडिया पर जो 326 में हमला किया था, उस जमाने में इंडिया पे जो राजा जो शासन करता था, इसको हम नंदा उसका नाम था, ठीक है, महापद्म नंदा उसे हम बोलते हैं। और इसी की फौज और इसके बारे में सुनकर अलेक्जेंडर की जो आर्मी हुआ करती थी उसकी हिम्मत हार गई कि अब इससे ज्यादा हमारे अंदर लड़ने की शक्ति नहीं है, क्योंकि एक और हमें ग्रेट जिसके बारे में कहा जाता है, उस जमाने इसके पास 2 लाख है ना, 2 लाख पैदल, कई हजार 50,000 हाथियां उस जमाने में थी। तो ये वो चीजें थी, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे ये नंदा दाने से। इसमें सिर्फ एक ही राजा है जो महापद्मा नंदा जो ग्रेट है, उसको हमें देखना है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा। उसके बाद द मौर्यन एम्पायर है ना, द मौर्यन एम्पायर में 2 राजा के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, वो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक, ठीक है। बाकी जो चीजें होती है वो इधर उधर की चीजें। और थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर में इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, क्योंकि अभी हम देखें तो हमारे आज़ादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं उस जमाने से ली गई। अगर हम देखें कि हमारा जो लैंड कैपिटल होता है या जो तिरंगे में जो एक चक्र है, कहीं ना कहीं वो इसी जमाने से लिए गए। और आप एक शेर नुमा आपने देखा होगा, ठीक है, पहले अक्सर वो सिक्कों पे या नोट वगैरह पे छपता था। ये जो चीज़ें होती हैं वो इसी जमाने की हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम देखेंगे, जो हमारा आर्ट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में वो आएगा, ठीक है। उसके बाद से मौर्यन एम्पायर के बाद से 400 साल का जमाना होता है, जो एक गेप होता है, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें 2 चीजें हैं जो हमें समझना है। इसमें एक राजा कनिष्क आता है, ठीक है, जिसने सबसे पहले इंडिया में सोने की सिक्के की शुरुआत की थी। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में होगा। फिर ये 400 साल हम छोड़ देंगे। फिर हम 2nd या 3rd सेंचुरी से गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है। और गुप्ता पीरियड में हमें 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकेंड। इनके क्या क्या टाइटल्स हैं, क्योंकि कभी कभी टाइटल्स के बारे में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनफ है। उसके बाद फिर हर्षवर्धन कौन था, इसकी कैपिटल क्या थी। हर्षवर्धन को एंशिएंट इंडिया का लास्ट ग्रेट रूलर माना जाता है, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में आपको इतना ही पता। ये कोई मुश्किल है? नहीं, बेहतर। उसके बाद फिर हम मिडिवल इंडिया में आते हैं। तो मिडिवल इंडिया में आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर मैंने आपको ये दिखे, इसमें 5 तरह की खानदान डायनेस्टियां आती हैं, जिसमें ममलूक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। ये 5 जो डायनेस्टी होती है 1206 से शुरू होती है, 1526 में जाकर इनका एंड हो जाता है। इन 5 डायनेस्टी में जो है इम्पोर्टेंट जो राजा हैं, जो इम्पोर्टेंट जो सुल्तान है, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। और इनकी जो एक यूनिक फीचर थी दिल्ली सल्तनत की, उसके बारे में आपको बहुत ही सुपरफिशियली बताया जाएगा। उसके बाद फिर द ग्रेट मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर शुरू होता है, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों को इसके बारे में पता होगा। फिर हम मॉडर्न इंडिया में आ जाते हैं। मॉडर्न इंडिया में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें यूरोपियन सेटलमेंट, यानी कि जो विदेशी हमारे इंडिया में आए तजारत करने के लिए, ट्रेड के पर्पज से, उसमें 4 तरह के कंपनीज होती हैं। सबसे पहले पोर्टुगीज, फिर डच है, फिर इंग्लिश है ना, फिर फ्रेंच, फिर डेनिश, जिसको हम डेनिश बोलते हैं। तो लेकिन उनमें 4 हैं, और इन चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फ्रेंच है और इंग्लिश है, अंग्रेज। इन दोनों की जो एक आपसी जो राइवलरी रही है, जो दुश्मनी रही है, भारत में अपना वर्चस्व जमाने के लिए, अपनी सुपरमेसी कायम करने के लिए कुछ जंगी इनमें हुई है, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। और दूसरा ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो अंग्रेज है, इन्होंने भारत में अपने आप को जमाया कैसे, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको दी जाएगी, जो मेरे ख्याल से आधे घंटे में आपके सारी चीज ये कवर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जी आ रही। तो 1757 से हम देखते हैं, हालांकि जो अंग्रेजों का जो आना है वो 16वीं शताब्दी से शुरू हो जाता है। 17वीं शताब्दी से 1601 में इंडिया में वो आते हैं, 1602 में उनकी फैक्ट्री सूरत में बन जाती है, ठीक है। अगर पोर्टुगीज का देखें तो ये 1498 में इंडिया में आते हैं, और 1520 के आसपास में उनकी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो साउथ इंडिया में बन जाती है। लेकिन इनका फोकस साउथ इंडिया ही रहा है, नॉर्थ इंडिया नहीं रहा है। तो थोड़ा सा इस हिस्ट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चीज होती है जो एज इंडियन हमें जानने की जरूरत होती है, और यह हर तरह के एग्जाम में आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद से ये 1857 तक आते हैं। तो इन्हीं की कुछ पॉलिसियां हैं, इनकी पॉलिसीज को, जैसे जो हमारे इंडियन जो राजा थे वो इनसे नाराज हो गए, और इन्होंने एक तरह की रिवोल्ट की, जिसको 1857 की रिवोल्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। उसके बाद से फिर बहुत सारी चीजों को हम स्किप करते हुए हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, जो मेजर इंडियन सोशल
एंड रिलीजियस मूवमेंट। उस जमाने में बहुत सारे सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट आए थे और ये मूवमेंट मॉडर्न इंडिया को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि राजा राम मोहन राय, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, जिनका एक ब्राह्मण समाज था। इनका फोकस क्या था? इनका फोकस ये था कि हमें अब ट्रेडिशनल सोसाइटी से हटकर मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट होना है, हमें ऑर्थोडॉक्सी को छोड़कर हमें लिबरल एटीट्यूड को अपनाना है, हमें रीजनिंग एटीट्यूड रखना है, ठीक है। तो और जो भी इल प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती हो गया, या फिर पर्दा सिस्टम उस जमाने में था, या फिर विडो सिस्टम है, जितनी भी उस जमाने की बुराइयां थी समाज में, तो ये जो सारी जो बुराइयां खत्म हुई हैं, ये कहीं ना कहीं जितने भी सोशल मूवमेंट रहे हैं ना, इनका इनमें बहुत बड़ा रोल रहा है। उसी जमाने में आपको देव समाज बनेगा, उसी जमाने आपको आर्य समाज बनता है, उसी जमाने में आपको रामाकृष्ण मिशन आते हैं, उसी जमाने में सर सैयद की जो मोहम्मदन कॉलेज जो कायम होती है अलीगढ़ में, इनका भी पर्पस वही था, ठीक है। उसी जमाने में बहुत सारी चीजें डेवलप होती है, तो इसको थोड़ा सा हमें इसके बारे में नॉलेज लेना है और ये बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी मॉडर्न इंडिया को समझ सकें। और हमारे जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे चीजें जो होती हैं, इसके जो वैल्यूज हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन है, ये हमारे उस जमाने में जो स्ट्रगल्स हुए हैं, जो मूवमेंट हुए, उससे दी गई है। तो थोड़ा सा ये हमें जानना जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद से 1885 तक हम आते हैं, हम देखते हैं कि अब वहां पर कहीं कहीं लोगों के अंदर एक जो सेंटिमेंट होता है ना, नेशनल भावना की, वो डेवलप होने लगती है। पहले क्या होता है? पहले पेट्रोटिज्म था। पेट्रोटिज्म का मतलब होता है हम जिस जमीन पर है ना, उसी जमीन से हमें लगाव। लेकिन जब 1857 तक बहुत सारी चीजें होती है, यूनिफिकेशन होता है, एक सेंट्रलाइज हुकूमत कायम होती है, जिसमें और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतर होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब रेलवे बन जाती है, आना जाना आवागमन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। न्यूज एजेंसी जो होती है वो छपने लगती है। तो कहीं ना कहीं हालांकि अंग्रेजों को इससे फायदा हुआ, लेकिन दूसरा फायदा ये हुआ कि जो इंडियंस थे ना, वो एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होने लगे। जो आपस में कनेक्ट हुआ ना, तो उनका जो एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ, जहाँ से हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, क्योंकि आजादी में इसका बहुत बड़ा रोल रहा। उसके बाद से फिर हम बहुत सारी चीजों को स्किप करेंगे। फिर मूवमेंट अंडर गांधी जी के अंदर जो बेसिक मेजर जो मूवमेंट हुए हैं, गांधी जी ने जो शुरू किए, बेसिक क्या क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, दांडी मार्च है और क्विट इंडिया है, ठीक है। तो सारी चीजों को समझना जाएगा। उसके बाद से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट गवर्नर एंड वाइसराय, जो आजादी से पहले है ना, बिफोर इंडिपेंडेंस, जो मेजर गवर्नर रहे हैं और उन जो वाइसराय रहे हैं, उन्होंने किसने क्या किया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से दी जाएगी। ये पूरा पोर्शन आपको मॉडर्न इंडिया को कवर करता है। बात समझ में आ रही? ये आ रही बिल्कुल। उसके बाद से अगर ज्योग्राफी को देखें, तो ज्योग्राफी में भी ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको देखना है। यूनिवर्स क्या होता है? सोलर सिस्टम में 8 सोलर सिस्टम है, कौन कौन से हैं? ऐसे अर्थ की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इक्लिप्स क्या होता है? 2 तरह के इक्लिप्स होती हैं। रॉक्स, अलग अलग 3 तरह के रॉक्स होती हैं, ये क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा लैंडफॉर्म में आपको माउंटेन्स, उसके अलावा रिवर्स, ठीक है, और जो प्लेन्स होती हैं, कितनी तरह की प्लेन्स होती है, सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके अलावा क्लाइमेट, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट स्पेशली बहुत जाना जरूरी है। और फॉरेस्ट के अंदर जो इंडिया में जितना भी मेजर पार्क है, ठीक है, जो रिजर्वियर्स है, ठीक है, जो नेशनल पार्क है, सब आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर इंडियन विंड्स, जो हवाएं होती हैं, जैसे अभी बहुत तेज हवा चल रही है, इस हवा को क्या बोला जाता है? जो लोकल हवाएं विंड्स होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? कौन से क्षेत्र में कौन सी हवा चलती है, ये सब इसके अंदर। साइक्लोन्स अलग अलग तरीके की होती है। सी, कौन कौन से सी है, वर्ल्ड लेवल पर है। ओशंस है ना, इसमें आपको बिगेस्ट मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के एतबार से देखना है। उसके बाद फिर आपको इंडियन रिवर्स, जो इम्पोर्टेंट इंडियन जो रिवर्स है, और उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ रिवर को जानना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, ये बहुत जानना जरूरी है। और आए दिन चूंकि ये जो बिजली हमें मिलती है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, इरिगेशन का जो काम होता है, कहीं ना कहीं इनमें रिवर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्लड्स, जो बाढ़ होती है, जो सैलाब होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम रिवर्स का यूज करते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर है, मतलब सीजन, खरीफ मौसम में कौन कौन सी फसलें होती हैं, रबी में कौन कौन सी फसलें होती है, एक बीच का मौसम होता है, इसमें कौन कौन सी फसलें होती है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद मेजर क्रॉप्स सब आई गए।
उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसके मिनरल्स होती हैं कि कौन से स्टेट में कौन सी चीजें पैदा होती हैं और किसका इम्पोर्ट कहाँ से होता है, एक्सपोर्ट कहाँ होता है। और एक चीज और छूट गई ज्योग्राफी में, वो ये है कि कोस्टल एरिया का मतलब ये होता है जहाँ से चीजों को इम्पोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन 20-22 कोस्टल एरियाज हैं। इसको एक बार जरूर हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब आयरन का सप्लाई कहाँ से होता है, अनाज का सप्लाई कहाँ से होता है, स्पाइस जो मसाले होते हैं उनकी सप्लाई कहाँ से होती है, हीरे जवाहरात की सप्लाई कहाँ से होती है। ऐसा नहीं होता है किसी भी पोर्ट से किसी भी चीज की सप्लाई करते हैं, सब स्पेशलाइज्ड एरिया है, बटे हुए हैं। ठीक है, तेल की सप्लाई कहाँ से होता है, अगर बाहर से तेल आ रहा है तो वो किस पोर्ट पे आएगा, तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें नॉलेज, बात समझ में आ रही है? जी सारे लोगों को बात समझ में आ रही है, सिर्फ 2 ही लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? यस सर। नहीं सर समझ में आ रही है। ठीक, उसके बाद फिर हम इंडियन पॉलिटिक्स में आते हैं। तो इंडियन पॉलिटिक्स में आपको मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो आपको सारे जनरल पेपर में आपको मिल जाएंगे। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि हमारा जो संविधान बना, इस संविधान में कितने दुनिया के जो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किससे लिए गए, फंडामेंटल डिस्प्यूट किससे लिए गए, फंडामेंटल राइट्स किससे लिए गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो इसके अंदर कवर हो जाएंगी। उसके बाद पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितने पार्ट में बांटा गया, ये। फिर उसके बाद प्रीम्बल्स है, फिर सिटीजनशिप है, जो कि अभी हाल के फिलहाल में सिटीजनशिप का एक मसला बहुत बड़ा एक जरूर है। और थोड़ा सा जो बेसिक आर्टिकल्स है इससे रिलेटेड, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो कि 12 से लेकर 36 तक है ना, इसको देखा जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है और इससे रिलेटेड जो क्लॉज है, सब क्लॉज है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे डिडक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। उसके बाद से फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपको प्रेसिडेंट, और कभी कभी क्वेश्चन पिछले साल जैसे लास्ट टाइम हुआ था, इसमें प्रेसिडेंट के बारे में पूछा था कि कौन सा आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को ये पावर दिया जाता है। प्रेसिडेंट को 3 तरह के पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है और फाइनेंशियल पावर होता है। तो फिर उसका एज क्या होना चाहिए, उसके क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, अगर प्रेसिडेंट ना हो तो ये काम कौन करेगा, ये सब चीजें आपकी इसके अंदर कवर हो जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक्सेट्रा। उसके बाद यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें आपको दोनों चीज आ जाएंगी, पार्लियामेंट आ जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, है ना, इनका डिवीजन कैसे होता है, कानून कैसे बनते हैं, सब है। फिर सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल पावर है, उससे रिलेटेड जो स्पेशल आर्टिकल्स है उसको आपको देखना है। फिर हाई कोर्ट, ऐसे ही। फिर आपको स्टेट लेजिस्लेटर देखना है, जो स्टेट की अलग अलग जब विधानसभाएं होती है। फिर पंचायत सिस्टम, इसका भी एक पार्ट है, इसको देखेंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट जो कमिटीज एंड कमीशन से होते हैं उसको, ठीक है। और सही आपके इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इकोनॉमी को होना चाहिए ना, वो आपको बताया जाएगा। वैसे आपको जनरल साइंस में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बायोलॉजी की, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या होता है कि जो आपके मेजरमेंट होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं, मेजरमेंट हो गया या फिर उसके जो बेसिक उसके लॉज है ना, उससे बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते। फिर इसमें जो इसके और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं सभी इसमें, फिर आपका कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो आपकी जनरल स्टडीज में आती है। अब हम आते हैं बेसिक नॉलेज में। बेसिक नॉलेज जिसको आप स्टैटिक नॉलेज बोलते हैं, और ये आप सेल्फ रीडिंग से आपका ये हो जाएगा। जो चीज आपको पढ़ाई जाएंगी, जनरल स्टडीज पढ़ाई जाएंगी, जो बेसिक नॉलेज है आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। वो क्या है, एब्रीविएशन जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो आपको देखना होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, पूरे साल के जो इंपॉर्टेंट डेज उसको टिक लगा लें, 1-2 बार देखने का आपको हो जाएगा। स्पोर्ट्स आपको देखने, स्पोर्ट्स में आपको क्या देखना है, जो अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं जो उसमें ट्रॉफीज आपको देना जरूरी होती है। कभी कभी पूछ देता है फॉर एग्जाम्पल डिजिट ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट में पाया जाता है, ये पता नहीं। विंबलडन ट्रॉफी ये कौन सा है, टेनिस है, क्रिकेट है, किसमें, तो इसको थोड़ा सा देखना जरूरी है कि स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स प्लेयर कितने होते हैं, इसमें कौन कौन सी ट्रॉफी होती है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद से फर्स्ट इन वर्ल्ड, जो कि बहुत बेसिक होता है कि दुनिया में सबसे पहले ये काम किसने किया, दुनिया में सबसे पहले टेलीविजन किसने बनाया, दुनिया में सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया। वो 2 से 3 पेज में होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसी को आप लोगों को देखना है। फर्स्ट इज इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, फर्स्ट जज कौन है, इस तरह की आपको हर जीके में आपको ये चीजें मिल जाएंगी।
कंट्रीज विद कैपिटल एंड करेंसीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स कहाँ पर है, उनकी करेंसीज क्या क्या है, उनकी भाषाएं देख लो बहुत बेहतर आपका, ठीक है। उसके बाद इंडियन स्टेट विद कैपिटल, ठीक है। और अभी हमें इंडियन स्टेट विद कैपिटल और ये भी हमें देखना है कि अभी जो कौन से मिनिस्टर कौन क्या है ना, राइट। मतलब ये है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है इसका क्या रोल है, इसको आपको। उसके अलावा लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि कहाँ पर किसको क्या बोला जाता है। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट बोला जाता है, लोकसभा बोली जाती है, पाकिस्तान में क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग चीजों में ये जो डेमोक्रेसी के जो फंक्शन होते हैं इनके अलग अलग नाम है, इसको देखना होता है। फिर सुपरलेटिव थिंग्स है, मतलब बिगेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब चीजें होती है जो सारी किताब आपको मिलेगी, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो है बुक एंड ऑथर। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, बुक एंड ऑथर। उसके बाद अब ये चीजें आप सारी चीजों में देखिए कि इसमें अंडरस्टैंडिंग का कहीं रोल नहीं है, सब अब नॉलेज है। उसके बाद से जो आपको पढ़ना है वो यूनाइटेड नेशन और उसके जो वेरियस जो ऑर्गन है, ठीक है, जो यूनेस्को हो गया, उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, जो जनरल असेंबली है, ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इन सारी चीजों को पढ़ना है, उनके हेड क्वार्टर का है, इनको देखना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इनको देखना है। तो ये स्टैटिक जीके है और मेरे ख्याल से इसको आप सेल्फ रीडिंग, आपको जो एक्स्ट्रा टाइम आप बना लीजिए, हमें एक्स्ट्रा टाइम कुछ इसके लिए देना है ना, कॉमन पेपर के लिए, जिसमें आप मेरे ख्याल से 2 बार पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर आपका करंट अफेयर्स आता है, उसमें आप उसकी दूसरी चीज आती है जनरल अवेयरनेस में इंडियन आर्ट एंड कल्चर आता है। अच्छा, करंट मतलब आपको बता दिया था, करंट का मतलब क्या होता है। करंट, हेलो, आवाज आ रही है? जी जा रही। यस सर, आ रही। जी करंट, जी सर। करंट का मतलब क्या होता है, रिसेंट होता है, डे टू डे लाइफ, एंड अफेयर्स मींस क्या होता है, इवेंट। तो उसका मतलब ये हुआ कि डे टू डे लाइफ में जो इवेंट होते हैं, यानी कि अब कौन से इवेंट, इम्पोर्टेंट इवेंट जो हमारे आसपास में होती है, और ये किससे रिलेटेड हो सकता है, द इवेंट्स एंड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड नाउ, हाल फिलहाल में जो चीज हो रही है, रिलेटेड टू साइंस, इन्वेंशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इंटरनेट, एनवायरमेंट, अवार्ड, रिकॉग्निशन, पोजीशन एंड फिल्म, है ना। तो इन सारी चीजों पर, और ये देखिए अब ये भी करंट अफेयर्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, तो अब हमें क्या, हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं, तो इसी में हम थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको आपको बताया जाएगा, और इसके जो मटेरियल है उसको मैं आपको लिंक, जो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर होते हैं, है ना, वो शेयर करूंगा, जो पीडीएफ है वो आपको इससे रिलेटेड दे दूंगा, ताकि अभी एग्जाम जब तक आए थोड़ा सा अप टू डेट हो जाए। करंट अफेयर्स में आपको थोड़ा सा फोकस ये करना है कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम बेसिक चला रखे हैं, ठीक है, किसानों से रिलेटेड क्या क्या स्कीम है वो आपको देख लेना है, वो आपको बताया जाएगा। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स है, बहुत सारी चीजें होती है ना, जो गवर्नमेंट के जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं वेलफेयर से रिलेटेड, है ना, वो सारी चीजें। उसके अलावा जो संधियां होती हैं, जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन इंटर गवर्नमेंट होती है ना, इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारी चीजें करंट अफेयर्स के पार्ट में होती है। उसके बाद से लास्ट बट नॉट लिस्ट में जो आप इसके अंदर जो कवर होगा वो आपको क्या होता है, इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इसलिए इसका एक आउटलाइन तैयार किया है क्योंकि इससे अलग हटकर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, और ये इसलिए भी मैंने ये आउटलाइन तैयार की। अगर आप इसके थ्रू जाते हैं, ये एक आउटलाइन है, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर आप कंफर्टेबल महसूस ना करता हूँ, अगर आप सही से तैयारी करें तो। बात समझ में आ रही? उसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, अच्छा, टॉपिक का मतलब ये होता है, अब ये देखिए 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं पर किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 क्वेश्चन का मतलब आप ये सोचेंगे हमें इतना क्यों पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि आपको लॉन्ग टर्म, आपको ब्रॉडर एटीट्यूड रखना है, आपको लिबरल एटीट्यूड रखना है, आपको लॉन्ग टर्म, है ना, लंबी सोच रखनी है। मतलब हमें सिर्फ बेसिस तक फोकस नहीं करना है, हमें आगे तक भी हमें जाना है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको भविष्य में, फ्यूचर में जितने भी इस तरह के एग्जाम होते हैं ना, फिर आपको कभी परेशानी नहीं होगी। हर एग्जाम में आपको नई सिरे से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
हमारा मसला क्या है, हम हर एग्जाम में, एग्जाम तो हम कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन हर एग्जाम में हर पेपर के लिए हमें ऐसे तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा होता है कि नहीं? जी सर जी। जैसे अभी हमने जनरल का तैयारी पढ़ लिया, फिर दूसरा एग्जाम टीचिंग है, उसके में भी हमें जनरल का तैयारी करनी, फिर फायदा क्या है? इसलिए आपको ऐसे तैयारी करनी है, आप अपना एक ऐसा नोट बनाएं जो आपके पास रहे लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कि अगर आप ऐसा मेहनत करें, बाद में आपको दोबारा नए सिरे से ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसमें एड ऑन करते जाएं। इसलिए ये एक आउटलाइन आपको तैयार की जा रही है। अगर आप जीके देखें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जीके देखें, वो क्या क्या है? इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर एंड पोएट्री। अब आर्किटेक्चर चूंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है, तो इसमें आपको अभी नहीं देखना है, लेकिन इसमें भी जब ये टॉपिक आएगी, इसको डिस्कस किया जाएगा, तो जो बेसिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स है ना, वो आपको बताया जाएगा। जैसे कि मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल्स क्या होते हैं, राजपूत आर्किटेक्चर स्टाइल्स क्या होते हैं, जो गोथिक जिसको अंग्रेजों ने जो बनाया, ठीक है, उनके जो बिल्डिंग जिसको हम गोथिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स बोलते हैं। और इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियां जो बनाई जाती हैं, और इसमें भी कुछ बहुत नमूने होते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध, और स्पेशली इसमें ज्यादा फोकस गौतम बुद्ध पे किया जाता है कि उस जमाने में दो तरह की आर्ट्स हुआ करते थे, जिसको हम गंधार आर्ट्स और मथुर आर्ट के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसमें दो तरह के स्टाइल्स था। गंधार में क्या होता है, ये इंडो ग्रीक वर्जन होता है, इंडो ग्रीक रोमन वर्जन होता है जब मूर्तियां बनाई जाती है। अच्छा, मथुरा में क्या होता है, ये प्योरली इंडियन वर्जन होता है मूर्तियों बनाने का, ठीक है। तो कभी कभी इसके ऊपर, है ना, मैं नहीं ये बोल रहा हूँ हर एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, रियरली आते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद से इंडियन पेंटिंग, और ये पेंटिंग का भी इस पेंटिंग भी एक लंबी हिस्ट्री रही है। तो इस पेंटिंग में थोड़ा सा आपको एक अंडरस्टैंड, वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेगा इस पूरे पेंटिंग को समझने में, और इसमें पूरी आपको एक हिस्ट्री बताई जाए कि पेंटिंग की शुरुआत कब से हुई। फिर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है किसी पेंटिंग की, वो अजंता और में जो पेंटिंग्स है, इसकी बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इसकी अपनी एक वैल्यू है, इसका एक इम्पोर्टेंस है ना, उसको समझने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद से इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो वर्ल्ड लेवल पर जो फेमस है, ठीक है, ये सारी चीजें, और कौन कौन से स्टेट की क्या क्या चीज फेमस है, उसको इसमें आपको बताया जाएगा। फिर इंडियन म्यूजिक है, ठीक है, इंडियन म्यूजिक, और इन म्यूजिक के अंदर जो ताल क्या होती है ना, ये सारे इसमें क्या क्या होते हैं, और इसमें कौन कौन से घराना होते हैं, कौन सा घराना ज्यादा पॉपुलर है ना, ये सब इसके अंदर आता हूँ। फिर उसके अलावा इंडियन डांस, डांस के भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, कौन से स्टेट की कौन सी डांस है, डांस फॉर्म, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद से इंडियन थिएटर एंड सिनेमा, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहले क्या था, पहली फिल्म कौन सी थी, उसके बाद से इसमें जो हिस्टोरिकल जो अचीवमेंट्स हुए थिएटर एंड सिनेमा में, और जो एक क्लासिकल जो फिल्म है, वो सब इसमें आपको। उसके बाद है साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थ्रू आउट द ईयर और कैसे कैसे चीजें डेवलप होती है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है, वो चीजें। फिर उसके बाद से इंडियन कैलेंडर, इंडियन कैलेंडर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और हमें बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इंग्लिश के अलावा कौन कौन से कैलेंडर होते हैं। एक सक्का कैलेंडर होता है जो 72 BC में बनाया गया था, और कनिष्क एक राजा है जिसने इसकी शुरुआत की थी। एक विक्रमादित्य कैलेंडर है जिसकी भी शुरुआत तकरीबन 62 BC से हुई थी, 62 BC बिफोर क्राइस्ट, ऐसा का पैदाइश में एक राजा गौतमी सतकर्णी एक राजा है ना, ये एक सतवाहन एक डायनेस्टी थी, ठीक है, उसका एक राजा है। तो उसने एक जंग में अपने दुश्मन को शिकस्त दिया था, वहां से इसने एक विक्रमादित्य का टाइटल एडॉप्ट किया था, और वहां से एक विक्रमादित्य ईरा शुरू होता है, जो आज भी कहीं ना कहीं हमें जो नॉर्थ वाला जो पार्ट है स्टेट है, वहां पर ये कैलेंडर पाया जाता है। उसके अलावा हिजरी कैलेंडर होता है, फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ये बेसिक हर कैलेंडर में क्या डिफरेंसेस है, ये चीजें आपको यहाँ पर इस वाले टॉपिक में आपकी चीज क्लियर है। फिर आपको इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स देखा जाएगा कि इम्पोर्टेंट जो फेयर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं, कौन कौन से होती है, ठीक है। ये चीजें आपको किसी भी दूसरे जीके में आपको नहीं मिलेगी, आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। और इंडियन कल्चरल इंस्टीट्यूशन, जो इम्पोर्टेंट इंडियन जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है ना,
अलग अलग चीजों के, जैसे कि फिल्म का कहाँ पर है, डांस का कहाँ पर है ना, म्यूजिक का कहाँ पर है, अलग अलग चीजों का। तो इंडिया का जो मेजर जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है जो 20 से 25 की आई थिंक रेंज में है, इन सबको बताया जाएगा, इनकी स्थापना कब हुई, इनका लोकेशन क्या है, बस दो ही चीज हमें इसमें देखना है। उसके बाद जो चीज आती है फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया थ्रू आउट द एज, हम बिफोर द हिस्ट्री से लेकर करेंट तक जो मेजर फिगर्स रहे इंडिया में जो पर्सनालिटीज की, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि कौन थे, इनकी स्पेशलिटी क्या थी। ठीक है, देन इम्पोर्टेंट कल्चरल प्लेसेस ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो कल्चरल प्लेसेस होते हैं और जो इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग्स होते हैं वो भी इसका पार्ट है, और उसको भी हम देखेंगे। तो आप ये मत देखिए कि आपका सिलेबस बहुत वाइड हो रहा है, बस ये आपको ये देखना है कि आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, इतना कि आप 1 से 2 रीडिंग में आप इसको आसानी से समझ जाए। 10:30 तो हो ही गए। उसके बाद है रिसेंट जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हाल फिलहाल में जो चीजें हो रही हैं, जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, है ना, वो चीज जियोग्राफिकल इंडिकेशन आपको दी जाएंगी, वो आपका सिर्फ 1 पेज में मेरे ख्याल से है। ठीक है, ये टोटली नॉलेज बेस्ड है। तो ये ऑल अबाउट जो एक जीके का जो एक आउटलाइन है, मतलब जीके को आपको ऐसे तैयारी करनी है जैसे उसकी एक कैटेगरी दी गई है, मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग आजाद हैं अपने एतबार से, अगर आपको जो बेहतर लगता है, लेकिन मैंने ये कैटेगरी इसलिए बनाई ताकि हमें एक डायरेक्शन पता चल सके। यही मसला है ना सर। ठीक है, हमें एक कंफ्यूजन ना हो में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, जनरल स्टडीज मैंने बता दिया कि वो जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो नॉलेज है, इसलिए मैंने उसको जनरल स्टडीज में रखा। जीके जो जो जिसको मिसलेनियस के नाम से अलग अलग किताबों में आपको मिलेगा, है ना, वो चीज उसको मैंने जीके में रखा। उसके अलावा करंट अफेयर्स आपको बताया जाएगा, फिर एक जनरल अवेयरनेस आपको जो दी गई है वो क्या है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, एक ब्रॉडर हेडिंग है, और इसमें ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर में आती है। बात समझ में आ रही है? ये वो चीजें होती हैं जो आपको पढ़ना है। और एक चीज और बताऊं, जब आप किसी चीज की तैयारी करें, मैं आपको फिर बताऊं कि आपको बहुत ही नए होकर तैयारी नहीं करनी है, थोड़ा सा ब्रॉडर होकर, क्योंकि आपको पता है, आपने देखा होगा जो आईएएस लेवल की जो लोग तैयारी करते हैं तो सक्सेस बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, फॉर्म लाखों में भरे जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 600, 700, 800 लोगों का सिलेक्शन हो पाता है। तो इतने लोग जाते कहाँ पर है? क्या वो लोग बेरोजगार हो गए? नहीं, सारे लोग कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रिपरेशन होती है ना, इतनी एडवांस लेवल पर होती है कि उसके बाद जितनी भी तरीके की जो एग्जाम होते हैं ना, इनके लिए कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी आपको पता होता है, आपके जो सफर होते हैं वो इतना सुहाना होता है कि आपको अपना मंजिल न भी मिले ना, तो सफर आपके सफर जो होती है ना, ये आपकी मेमोरेबल हो जाता है। तो आपको तैयारी ऐसे करनी है ना, कि ऐसे करनी है कि आप अगर खुदा न खास्ता मतलब इसमें नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं आप इस लेवल पर तैयारी करें कि किसी और में आपका सिलेक्शन हो ही जाए। अगर आप स्पेसिफिक हो जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट के रिलेटेड, फिर आपका जो एटीट्यूड हो जाता है ना, और एक चीज आप बता दें, जब आपका माइंड होता है ना, इंटेलिजेंस पर अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा स्टडी करेंगे तो आपका जो इंटेलिजेंस होता है, आपकी माइंड होती है ना, ये अकॉर्डिंगली काम करता है। जैसा आप सोचेंगे वैसा वो काम करेगा। अगर आपको लग रहा है ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो रियली में डिफिकल्ट है, अगर आपको लग रहा है ये आसान है तो रियली आसान है। ऑल अबाउट माइंड। बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। नथिंग इज डिफिकल्ट, एवरीथिंग इज इजी, हर चीज आसान है। ठीक है, तो ये आज का जो क्लास है, आज की जो क्लास रही है, ओरिएंटेशन पर ज्यादा फोकस रहा है, और ये है कि आपको एक आउटलाइन फोकस, ये आपको एक आउटलाइन दे दिया जाए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और एक चीज और बताऊं कि थोड़ा सा अगर आपने कमिटमेंट कर लिया, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन कमिटमेंट बहुत लोगों के अंदर होता है, वो टाइम टेबल नहीं बना पाते। आप टाइम टेबल बनाइए, किस पेपर को कौन पढ़ना है, और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कीजिए। स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है, अगर टाइम हो जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसी को पढ़िए, रोजाना रिविजन कीजिए। ठीक है, ताकि आपको दोबारा ऐसा ना हो कि हम पीछे से पढ़ते चले जाए, रिवीजन ना करें, फिर आपको जब एग्जाम आए ना, नए सिरे से आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन रोजाना कीजिए, 5 से 10 मिनट रिवीजन पर टाइम दीजिए, रोजाना पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और आज से तैयारी शुरू कर दीजिए। और इसके लिए देखिए, बेसिक जो जीके होती है ना, जीके की कोई भी जो बेसिक किताब होती है, अगर आप दिल्ली के एरिया में है या आसपास में है, तो अरिहंत की या लुसेंट की जो पतली वाली जो जीके आती है ना, सुना तो होगा नाम? किसने? यस सर। जी सर जी। तो वो आप
₹35 वाली। हाँ लूसेंट की बेस हाँ, लूसेंट की, अरिहंट की या कोई भी बेसिक, लेकिन अरिहंट की और लूसेंट को ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि ऑथेंटिक होता है ना, ऑथेंटिक होता है। बाकी बहुत सारा अलग अलग से मिलता है, लेकिन ये थोड़ा ऑथेंटिक होता है और इसमें आपको मैक्सिमम चीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको लेकर आप सेल्फ स्टडी आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बाकी क्या है, जीके में आपका जो एक माइंड मेकअप जो होता है ना, माइंड का जो एक डेवलपमेंट होता है, जब क्लासेस आपकी होंगी अकॉर्डिंगली आपके अंदर एक इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ठीक है, मोटिवेशन भी डेवलप होगी, और सब्जेक्ट को तो आपको डिस्कस किया ही जाएगा। लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप भी थोड़ा सा अपने लेवल पर तैयारी कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस होते हैं, बाकी सारी चीजें आपको अपने लेवल पर मेहनत करनी है। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और कहा तो जाता है यही है कि अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है, तो आपको 15 घंटे पढ़ने होंगे। कितने घंटे? जी 15 घंटे। 15 घंटे। आपके 15 घंटे कहने के बाद मैं देख रहा हूँ किसी की आवाज नहीं निकल रही है। 15 घंटे का मतलब ये होता है कि इसमें देखिए 15 घंटे में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है ना, और यही कमिटमेंट होता है। अगर 15 घंटे देखिए एक सर्वे हुआ था, तो उस सर्वे में ये हुआ कि देखिए प्रिपरेशन बहुत सारे लोग करते हैं, तो कहा जाता है इंडिया में हर 9वां आदमी, मतलब 1 से लेकर 9 आदमी जो होते हैं ना, वो 10वें के लिए सर्व करते हैं, 10वें की खिदमत करते हैं, सर्विस करते हैं। और ये 10वां कौन होता है? ये 10वां वो होता है जो 15 घंटा पढ़ता है, जो सेल्फ मोटिवेटर होता है, जो हार्ड वर्कर होता है, जो खुद से पढ़ता है। ठीक है, जो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, जिसके अंदर एक कमिट कुछ करने की, है ना, कुछ करने की एक ईगर होती है ना, एक चाहत होती है, कुछ बनने की चाहत होती है। वरना बनने की कोशिश तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लैकनेसेस की वजह से वो अपनी मंजिल को छू नहीं पाते, हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको एग्जाम में प्रिपरेशन में आपको फोकस करना होगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक सारे लोगों के लिए, और आप तैयारी करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन या कहीं भी आपको डिफिकल्टी हो रही है तो जो नंबर दिए गए हैं नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओके सर, पहले तो मैं थोड़ी देर आपकी गुफ्तगू पे बात कर लूँ। आपने वाकई मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये क्लास शुरू हुई तो पिछली बार आपने सीटेट में 100% रिज़ल्ट दिया था, तो 110% तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 100% की गारंटी ज़रूर ले सकता हूँ कि अगर आपने जिन लोगों को पढ़ा दिया वो क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। और मामला ये है कि आपने आज जो दिया है, बहुत सारी दूसरी कोचिंग में मैंने देखा कि वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस था। वो भी बहुत अहम चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन टाइम मैनेजमेंट किसको बताया जाए? बताया उसको जाए जो बच्चे अनमैच्योर हों, जो एडल्ट भी ना हो, प्री एडल्ट वाली पोजीशन में गुजर रहे हो, टीनेजर हो, उनको टाइम मैनेजमेंट बताया जाए। और यहाँ पे जितने लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टीनेजर हैं और कोई भी प्री एडल्ट नहीं है, सब एडल्ट हैं और सब अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ईगर हैं, तमन्ना रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वो कामयाब हो सकें। तो इनको चाहिए कि जैसा आपने फोकस किया है, ज़्यादा टाइम पे फोकस ना करके जो चीज़ पढ़नी है उस पे फोकस करें, क्योंकि ये 1-1.5 महीने का जो दर्द है ना, ये दर्द ज़िंदगी भर के लिए आराम बन सकता है, और ये हमें आप में सभी लोग बखूबी जानते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं हुई, हालांकि मुझे लगता है कि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहा। बहुत से लोगों को घर तक पहुंचा दो वाला मामला होता है, और शाम में हम इसलिए क्लास नहीं रखते हैं कि शाम में नेटवर्क इशू होता है। अगर डेमो में ही नेटवर्क इशू हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए डेमो अच्छा रखने के लिए मैंने सुबह, और ये भी जांचना था कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, सीरियस कितने लोग हैं। हालांकि जो ईगरली पॉइंट्स अगर मैं रेशियो निकालूं
तो उसमें मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 400-500 लोगों ने बाज़ाब्ता मुझसे खुद रब्ता किया, मेरे कांटेक्ट में आए और उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हाँ हम डेमो लेना चाहते हैं, लेकिन जब उनको टाइम मिला तो वो शामिल नहीं हो सका। और ये एक्सपीरियंस मेरा शुरू से रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जितने लोग हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं अपने करियर को लेकर, काफ़ी उत्सुक हैं, एक्साइटमेंट में हैं ये। अब मैं चाहूँगा कि अगर आप में से कुछ लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, सर ने चूँकि पूरी जनरल नॉलेज और एक ख़ास बात सर की है कि ये कभी भी शॉर्ट टर्म एजुकेशन के कायल नहीं हैं। ये जब भी पढ़ाते हैं तो लॉन्ग टर्म एजुकेशन देते हैं, लॉन्ग टर्म नॉलेज, कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप ऐसी तैयारी कर लें कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसके फर्स्ट पेपर के लिए आपको घबराना ना पड़े कि यार फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, ये कोचिंग ज्वाइन करना है, वो कोचिंग ज्वाइन करना है। तो मैं जहाँ तक समझ पाया कि यही वजह थी कि हमारे जो सीटेट का जो बैच था उस बैच ने भी मेहनत की, सर का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, तब जाके 100% रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी 100% रिज़ल्ट होगा। अब स्टूडेंट्स पे है वो कुछ पूछना चाहें, कुछ क्वेश्चन हो तो। उसके बाद अभी थोड़ी देर के लिए हमने सोचा था कि क्लास रीजनिंग की भी करवा दी जाएगी, लेकिन रीजनिंग की क्लास कल होगी, लेकिन रीजनिंग वाले सर हमारे पास मौजूद हैं, वो थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले आप अपने सवाल मिस्टर जमशेद सर के लिए अगर कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं। इट्स ओवर टू यू डियर स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन नहीं है? सवाल ये है। हेलो, एनी क्वेश्चन? जी बोलिए। जी सर, आई हैव क्वेश्चन। आवाज आ रही है सर? आ रही है। सर जितने गाइडलाइन आपने दिया है, अगर सीरियसली किया जाए तो कितना टाइम लग सकता है? और प्लस में ये इसका जो रहेगा, रोजाना तो क्लास नहीं होगी, हफ्ते में कितने दिन क्लास होगी जीके के लिए? जीके की जो क्लास होगी हफ्ते में 2 से 3 दिन क्लास होगी। उसके बाद रीजनिंग 2 से 3 दिन। रीजनिंग का पोर्शन चूंकि ज़्यादा है, मेरी बात गौर से सुनने, रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा है। ये जीके की बता रहा हूँ मैं, रीजनिंग का पोर्शन ज़्यादा है, इस वजह से उसकी भी 3 दिन कम से कम क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है वो हमारे पास कम है, तो उसकी एक क्लास में हो जाएगी। पर वीक एक टेस्ट होगा आपका, ये हमारा पूरी स्ट्रेटजी होगी। अच्छा, उसके बाद एक क्वेरी ये है कि बीच बीच में टेस्ट वगैरह भी कराया जाएगा? आपने सुना नहीं लगता है गौर से? हर संडे को वीकली टेस्ट होगा। अच्छा, जो एक हफ्ते में आप 6 दिन में पढ़ेंगे उसको संडे में टेस्ट लिया जाएगा। समझ गए? भाई आपकी आवाज बहुत तेज आती है। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दिलदार हुसैन। अच्छा, मोहम्मद दिलदार। देखिए दिलदार साहब, अभी जब मैं क्लास ले रहा था ना, तो मैंने आपको बताया था कि चीजें क्या, मतलब अभी ऑनलाइन का वो है, तो यहाँ पर फोकस आपको एक तरह का गाइडेंस, ठीक है, और एक डायरेक्शन देना, एक फोकस है, ठीक है। अच्छा, चीज ये होती है कि आपने पूछा कितने दिन में हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर मेहनत तो आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर। मैंने बताया ना, मैंने अभी बताया कि 15 घंटे पढ़ने होंगे, तो ये आप कितना मेहनत कर रहे हैं, जितना आप मेहनत करेंगे उतना जल्दी ये कंप्लीट होगा। अगर आप लोग मेहनत कम करेंगे तो स्पीड भी कम होगी, अगर आप लोग मेहनत ज्यादा करेंगे स्पीड भी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बताया कि अभी स्टार्टिंग के लिए मैंने बताया है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम स्टार्टिंग के लिए बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैंने तब बेसिक जो चीजें होती है ना अरिहंत की, डोसेंट की, उसको मैंने बताया। अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्कीमा जो होता है, खाका जो होता है आपका बन जाता है। जब एक बार खाका बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली स्पीड ज्यादा होगी। जब आपको खाका बना ही नहीं होगा, पढ़े ही नहीं होंगे, तो स्पीड क्या होगी? स्लो होगी।
ऐसा है कि नहीं? हम्म, तो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कितना ज्यादा मेहनत जी करते हैं। जी सर। ठीक है, ओके दिलदार साहब, आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन का आंसर मिला? टेस्ट का क्वेश्चन एक मैंने बताया कि हर नहीं। संडे को टेस्ट होगा, ठीक है? जी 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 ओके। वो मिल गया। ठीक है। अब सिराजुद्दीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्टूडेंट से थोड़ी देर बातचीत कर लें। मिस्टर सिराजुद्दीन सैयद साहब, जमशेद सर स्क्रीन को आप वो कर लीजिए, स्टॉप शेयर कर लीजिए स्क्रीन। गुड मॉर्निंग डियर कैंडिडेट, मेरा नाम सिराजुद्दीन है और मुझे आज आपकी रीजनिंग की का डेमो लेना था, बट टाइम जो है क्योंकि लेट से ज्वाइन किया बाकी कैंडिडेट भी, और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, तो कल रीजनिंग की होगी। उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आपने अभी सर ने बहुत अच्छे से समझाया चीज़ों को, और अगर आप जैसे कि सर ने बताया कि आपको मेहनत तो चाहे सीखिए हो, तो जमशेद आपका सर म्यूट कर पर्टिकुलर लीजिए, सब्जेक्ट हो, जमशेद सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। हम बस होल्ड हो। आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, मेहनत तो देखो हर जगह करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। बट एक होता है कि एक होता है ना कि कम मेहनत ज्यादा मेहनत सारे सब्जेक्ट में होती है। 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको पढ़ना ज्यादा नहीं पड़ेगा, करना ज्यादा पड़ेगा। और मैं इस चीज की अल्लाह से गारंटी मतलब दुआ करता हूँ कि अगर आपने पढ़ लिया और उसको कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया आपने, जो क्वेश्चन आप बाकी अपने सब्जेक्ट में आपको 100 क्वेश्चन आते हैं और आप उसको 100 क्वेश्चन को आप देते हो 60 मिनट और 80 मिनट, आपको उसमें से जो 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के जो क्वेश्चन है आपके मैथ्स के और मैथ एंड रीजनिंग, ये 40 मार्क्स आपका मुश्किल से, सर ने अभी कैलकुलेशन बताई थी 33 सेकंड मिलते हैं आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये बहुत है, 33 सेकंड तो बहुत है। आप 5 सेकंड, विद इन 5 और 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपको और आप इसको क्लियर कर लोगे। जो बचा हुआ टाइम है ना, आप बाकी सब्जेक्ट को दे सकते हो, वो सब्जेक्ट जहाँ पे कि आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है। और एक चीज और बता दूं मैं, जब आप आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो सबसे पहले जो आपकी खुलती है रीजनिंग खुलती है, और रीजनिंग इसीलिए देते हैं वो कि इसमें बंदा टाइम लगाए, उसका टाइम जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट में वो जाने, मतलब जब तक वो जाएगा तो कम से कम उसका 20 से 25 मिनट जो है ये जो टाइम उसका लग जाता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको इजीली आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे इजी से इजी वे में रीजनिंग और मैथ पढ़ाऊंगा, और आपका अगर कोई डाउट होगा और हम क्लास के अंदर ही सॉल्व कर लेंगे। बस मैं आपको प्रैक्टिस सेशंस जो है आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है? प्रैक्टिस आप जितनी करोगे, जितने क्वेश्चंस को बनाओगे, वो इजीली आपका हो जाएगा। एक कंसर्न और है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ लोग चले भी गए, मैं चाह रहा था कि ज़्यादा बच्चों से डिस्कस किया जाए। वो कंसर्न ये था कि कल भी डीएसएसबी के, बल्कि 26 तारीख से डीएसएसबी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो सिराजुद्दीन सर के बहुत सारे कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या फ़ील किया, सिराज सर चाहें आप डिस्कस करना चाहें इनसे तो कर सकते हैं, चूँकि इनका ही भला हो जाए जो यहाँ पे शामिल हैं। बिल्कुल मैं शेयर करना चाहूंगा। जो पेपर है ना, जो पेपर का जो अटेम्प्ट है, पेपर बहुत बहुत हार्ड नहीं है, उसमें टेक्निकल चीजें इतनी ज्यादा हैं कि आप उसको ना, आपको लगेगा कैसा हवा सा बन गया है। जो पेपर 26 तारीख से चल रहे हैं पीजीटी के,
उसमें बहुत सारे कैंडिडेट मेरे हैं जिन्हें मैंने रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाई है। तो उसमें से उन्होंने ये मुझे बताया कि आपके पीजीटी में 300 क्वेश्चन होते हैं और 300 क्वेश्चन को 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जो 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जो 15 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसमें क्वेश्चन जो हैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, जो क्वेश्चन जो हैं वो आपके 2020 के 15 पार्ट में डिवाइड होंगे और आप जब तक एक पार्ट अटेम्प्ट पूरा नहीं करते आप सेकंड अपने पार्ट पे नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल पहले आती है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग आपकी आएगी, तो आप जब तक 20 क्वेश्चन पूरे नहीं कर लेते हो आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। आपने अगर उसको सबमिट कर दिया तो आप वापस नहीं आ सकते। ये मेन जो है टाइम और जो टेक्निकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको ना ब्रॉड कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। आप वापस नहीं आ सकते मैथ्स पे और रीजनिंग पे, आप आगे बढ़ते जाओगे। फॉर एग्जांपल टाइम हो गया खत्म और आपके पास जो है आपने 10 जो है पोर्शन जो है वो कर लिया और 5 रह गए आपके, तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा और वो 5 आपके खाली रह जाएंगे। इसमें आप वापस नहीं आ सकते, सिर्फ उन 20 क्वेश्चन के अंदर ही रहोगे आप। ये आपको ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। जी दिलदार बताइए। जी सर, ये टीजीटी का भी इसी तरह क्वेश्चन पेपर आएगा क्या? जी जी जी, टीजीटी का जो है आपका पोर्शन वैसे ही डिवाइड होगा और आप वैसे ही अटेम्प्ट करोगे जैसे पीजीटी को। बेस तो सबके लिए सेम है ना, क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर सेम रहता है हमारा। अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो 5 पार्ट में डिवाइड है हमारा। जी, तो जैसे 5 मतलब पार्ट में डिवाइड है तो टाइम के साथ वो आएगा, फिर दोबारा रिवर्स नहीं हो सकते हैं क्या? टाइम आपका कंटिन्यू एक बार स्टार्ट होगा तो वो 180 मिनट के बाद वो अपने आप बंद होगा। लेकिन आपके जो पार्ट है ना, अगर आपने मेंटल एबिलिटी का पार्ट फर्स्ट आया, आपने उसको अटेम्प्ट किया, 20 क्वेश्चन होने के बाद आप चाहे स्किप करो या आप उसको अटेम्प्ट करो, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने एक बार सबमिट कर दिया तो अब आपके पास वापस मेंटल एबिलिटी का कोई चांस नहीं होगा कि आप उसको करेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मेंटल एबिलिटी पे हो और आप सोचते हो कि मैं डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पे चला जाऊं, ऐसा भी नहीं होगा। आपको सीरीज बाय सीरीज मेंटल एबिलिटी, देन आपका जनरल नॉलेज, उसके बाद मैथ आपका आएगा, उसके बाद इंग्लिश आएगा, उसके बाद हिंदी आएगा। आप ये सीरीज वाइज आपको जाना पड़ेगा। जब आप सीरीज वाइज जाओगे तो आपका सब्जेक्ट खुलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 60 मिनट्स आपने फर्स्ट पेपर को दे दिया, आपके पास वहां जो बचा वो 120 मिनट्स बचा। लेकिन बहुत मुश्किल है 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर करना, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट, जैसे सर ने बताया। जी सर, जैसे कि 5 पार्ट में से एक पार्ट मुझे करना ही नहीं है तो उसको हम सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, उसमें आपको वो पूरा क्वेश्चन खोलना जरूर पड़ेगा। आप ओपन जरूर करोगे, आप चाहे डायरेक्ट सबमिट कर दो, नो इशू। ओके। और एक अहम चीज नेगेटिव मार्किंग भी है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जी, नेगेटिव मार्किंग। आप यहाँ पढ़े नहीं पढ़े, आपका भला होना चाहिए। हमने शेयर कर दी चीजें। तो 4 क्वेश्चन जो है मतलब 2.25 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। ओके सर लिखा है सर उसमें। अच्छा ठीक है, नहीं लेकिन ये चीजें नहीं लिखा है जो अभी सर ने जो बताई है, ये चीज कहीं नहीं लिखा है। हम इसको बड़ा ये चीज नहीं है। आप नोटिफिकेशन में ये चीज नहीं है। नोटिफिकेशन में आप इतने परेशान हो जाएंगे, जहनी दबाव के शिकार हो जाएंगे। कितने लोग तो कल गर्मी में सर बता रहे थे कि पानी भी पी रहे हैं उसके बाद भी बेहोश हो गए, सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देख के, वो क्या नाम है, स्क्रीन देखकर कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको जंप नहीं कर सकते। आप एक पोर्शन दिया हुआ, उस पोर्शन में ही आपको अटेम्प्ट करना है। आप अगर आपने उसको सबमिट कर दिया तो आप बैक नहीं जा सकते। हालांकि ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इससे पहले नेट के भी कई एग्ज़ाम हुए, हमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। हमारे यहाँ पे सर्स हैं, आप लोगों ने भी दिए होंगे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं होता है।
इन लोगों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है और ये टेक्निकल इशू है। हम इसको एक मुद्दा बनाने वाले हैं इंशाल्लाह। देखिए, तो आज की क्लास यहीं पे डन करते हैं सर। क्लास मुझे लगता है कि अच्छी रही। और रीजनिंग की कल क्लास अगर आप लोग अटेंड करना चाहें तो कल दिन में 10 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। वो भी डेमो होगा। सर सबका टाइम टाइम यस सर। टाइम में वेरिएशन है क्या? क्या? यही हाँ, टाइम रहेगा 9 से 10? क्या 9 से 10? टाइम टाइम मतलब अलग अलग रहेगा? जैसे कि इसका मैथ का रीजनिंग सबका तो आपका एक ही ना रहेगा 9 से 10 बजे तक क्लास? आप सवाल क्लियर कीजिए दिलदार, क्या पूछ रहे हैं? क्लास 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 टाइम आपका 9 से 10 रहेगा? हाँ, हम मॉर्निंग में ही क्लास रखेंगे और वो भी 9 से 10 तक क्लास सही रहती है। और 9 से 10 तो कहने के लिए होता है, जैसे आज तो सिर्फ डेमो में सर ने तकरीबन 1.5 घंटे ले लिए। जब ये पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें जो आपको नॉलेज दिया जाएगा, कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी आपकी। और सुबह की ही क्लास अच्छी होती है, इसलिए सुबह ही की क्लास रखी जाएगी, चूँकि आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो और उसमें हमें इंटरेस्टेड स्टूडेंट मिल भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कल क्लास होगी वो 10 बजे होगी और वो भी रीजनिंग की क्लास होगी। उसके बाद हम फिर आपको इंग्लिश का भी डेमो देंगे, हिंदी का भी मिलेगा। उसके बाद आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो ज्वाइन करेंगे, इंटरेस्ट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जो इंटरेस्टेड होंगे उन्हीं की क्लास होगी। तो क्या कहते हैं सर, जमशेद सर, डन कर दिया जाए यहीं पे? अगर आप लोग में से कोई और कुछ पूछना चाहे तो बिला झिझक पूछ सकता है। ये बोल रहे हैं जो क्लास टाइमिंग है वो टोटल कई घंटे में तालीम होगी डेली टोटल? जैसे अब 9 बजे से कि डेली? 9 बजे तो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट होने की टाइमिंग है 1 घंटा से ज़्यादा ही मानिए आप, क्योंकि 1 घंटे में तो कुछ होगा नहीं। डेली? हाँ, डेली जी जी। पढ़ाना ज़्यादा होगा ना, चीज़ें सिलेबस ज़्यादा हैं और आपको देना ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। हम टाइम टेबल बना देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी जी। आप डियर कैंडिडेट्स, आपका भी थैंक यू। कल हम लोग मिलते हैं इसी वक्त, बल्कि कल 10 बजे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी यस सर। ओके, लीव द मीटिंग एवरीवन, थैंक यू।